प्याज पराठे वाली काली प्रेग्नेंट बहू। दरियागंज गांव में सेजल अपने पति सुदामा और सास मयूरी के साथ रहती थी। सेजल गर्भवती होती है। सेजल का पति सुदामा ठेले पर जाकर घर घर प्याज बेचता था और घर का खर्चा चलाता था। सेजल की सास मयूरी सेजल को उसके काले रंग की वजह से बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आज नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? 8 बज गए हैं, लेकिन नाश्ते का कोई नामो निशान नहीं है। माँ जी, वो आज जरा आँख देरी से खुली थी मेरी, इसलिए नाश्ता नहीं बना पाई। आप बैठिए, मैं बस थोड़ी देर में नाश्ता बना कर लाती हूँ। रहने दे, अब कोई ज़रूरत नहीं है नाश्ता बनाने की। भूख मर गई है। मैंने सोचा था कि बेटी काली है तो कम से कम दहेज तो अच्छा खासा मिल जाएगा, लेकिन नहीं। एक तो बेटी काली थमा दी, ऊपर से दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। तेरी वजह से मेरे घर का वारिस भी अब काला ही पैदा होगा। मेरी तो मत ही मारी गई थी जो तेरी शादी मैंने अपने बेटे से करा दी। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? सेजल आपकी बहू है और आप अपनी बहू से ऐसा कैसे कह सकती हैं? कम से कम ये तो देखिए, सेजल गर्भवती है और इस घर को वारिस देने वाली है। सेजल इस हालत में भी हम सबका इतना अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन बावजूद इसके आप हमेशा उसे ताने देते रहती हो। ये आप माँ जी से किस तरह बातें कर रहे हैं? मेरी वजह से आप माँ जी को कुछ मत कहिए। रहने दे, तेरी ही पढ़ाई हुई पट्टी है। वरना जिस बेटे ने आज तक मुझसे आंख उठाकर बात नहीं की, वो मुझसे जुबान लड़ा रहा है। ये सब तेरा ही किया धरा है। इतना कहकर मयूरी वहां से चली जाती है। अपनी सास की ऐसी बातें सुनकर सेजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेजल, मत रो। ऐसी हालत में रोना तुम्हारे और हमारे बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम तो माँ की आदत जानती हो ना। एक बार हमारा बच्चा जब उनकी गोद में आ जाएगा ना, तो वो खुद ब खुद सारी चीजें भूल जाएंगी। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ। चलिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए जल्दी से नाश्ता बनाकर लाती हूँ। सेजल जल्दी से जाती है और सुदामा के लिए नाश्ता बनाती है। सुदामा जल्दी से नाश्ता करता है और अपने प्याज का ठेला लेकर प्याज बेचने के लिए चला जाता है। सुदामा रोज की तरह प्याज बेच रहा होता है कि तभी सुदामा की नजर एक बच्चे पर पड़ती है जो बीच रोड में खेल रहा होता है। सामने से तेजी से आ रहा ट्रक देखकर सुदामा डर जाता है और वो बच्चे की जान बचाने के लिए जाता है। सुदामा बच्चे की जान तो बचा लेता है, लेकिन बच्चे को बचाने के चक्कर में सुदामा खुद नहीं हट पाता और ट्रक के नीचे आ जाता है, जिस वजह से सुदामा की मौत हो जाती है। हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरे इकलौते सहारे को तूने मुझसे छीन लिया। ये सब करके तुझे क्या मिला? माँ जी, रोइए मत। ज्यादा रोने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तू तो चुप ही रह, मनहूस कहीं की। जब से इस घर में आई है तब से कुछ अच्छा नहीं हुआ है। एक तो काली ऊपर से मेरे बेटे को भी खा गई। चली जाए यहाँ से। सेजल को अपनी सास की ये बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो एक कोने में जाकर रोने लगती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सेजल के परिवार में सेजल का पति ही था जो घर को चलाता था। सेजल के पति की मौत के बाद घर में पैसों की बहुत कमी आ जाती है। पैसे ना होने की वजह से सेजल और उसकी सास को भूखा ही रहना पड़ता है, जिस वजह से उन दोनों की तबीयत खराब होने लगती है। हे राम, भूख के मारे तो मेरी जान ही निकल रही है। अब मैं क्या करूं? घर में एक दाना भी राशन का नहीं है। अब मैं क्या खाऊंगी? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, भगवान सब ठीक करेंगे। तू तो चुप ही रह। मेरे बेटे को खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा, जो अब मुझे यहाँ झूठा दिलासा देने के लिए आई है। एक तो भूख के मारे मेरी जान निकल रही है, ऊपर से तेरी ये मनहूस बातें सुननी पड़ रही है। माँ जी, फिक्र मत करिए, मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ। घर में सिर्फ प्याज रखी है। अब तू क्या मुझे प्याज खिलाएगी? प्याज का नाम सुनकर सेजल के मन में एक आइडिया आता है, जिसके बाद सेजल जल्दी से जाकर अपनी पड़ोसन यशोदा के घर से थोड़ा आटा लेकर आती है और घर में रखी हुई प्याज से सेजल प्याज के पराठे बनाती है और अपनी सास को खिलाती है। ये प्याज के पराठे कहाँ से आए? कहीं तू इन्हें कहीं से चोरी करके तो नहीं लाई? नहीं माँ जी, इन्हें मैं कहीं से चोरी करके नहीं लाई हूँ। घर में जो प्याज रखी हुई थी, मैंने उससे और पड़ोस से थोड़ा आटा लाकर प्याज के पराठे बना दिए हैं। आप इसे खा लीजिए, इससे आपकी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। मयूरी को सेजल के हाथ के बने हुए प्याज के पराठे बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, लेकिन मयूरी सेजल की बिल्कुल भी तारीफ नहीं करती है। मयूरी और सेजल प्याज के पराठे खाती हैं, जिसके बाद सेजल बनाए हुए कुछ प्याज के पराठों को लेकर अपने पड़ोसन यशोदा को दे देती है। यशोदा बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम आटा ना देती तो आज मैं और मेरी सास भूखी ही रह जाती। ये लो, मैंने प्याज के पराठे बनाए थे, खाकर बताओ कैसे बने हैं। अरे वाह,
ये प्याज के पराठे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे बने हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम प्याज के पराठे बनाकर बेचना शुरू कर दो। सुदामा भाई साहब के जाने के बाद तुम्हारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है और तुम ऐसी हालत में कोई काम भी नहीं कर सकती हो। प्याज के पराठे बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, तुम इसे आराम से बना सकती हो। तरीका तो बहुत अच्छा है पैसे कमाने का, लेकिन प्याज के पराठे बनाकर बेचने के लिए सामान चाहिए होता है और सामान के लिए पैसे मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो क्या हुआ सेजल, मैं हूं ना, तुम मुझसे कुछ पैसे उधार ले लो। जब तुम्हारा प्याज के पराठे का काम चलने लगे तब तुम मेरे पैसे वापस कर देना। धन्यवाद यशोदा बहन, अगर आज तुम ना होती तो मैं कभी भी पैसे कमाने का इतना अच्छा तरीका नहीं सोच पाती। यशोदा सेजल को कुछ पैसे उधार दे देती है, जिसके बाद सेजल उन पैसों से पराठे के लिए सामान खरीदती है और अगले ही दिन ठेले पर प्याज के पराठे बनाकर बेचने लगती है। जो भी सेजल के हाथ के बने प्याज के पराठे खा रहा था, उन सभी को पराठे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों के अंदर सेजल प्याज के पराठों वाली के नाम से फेमस हो जाती है। सेजल की गरीबी अब कम होने लगती है। सेजल की तरक्की देखकर मयूरी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद मयूरी सेजल से माफी मांगती है। सेजल बहू, मुझे माफ कर दे। तेरे काले रंग की वजह से मैंने तुझे हमेशा ताने दिए, तुझे भला बुरा कहा। सुदामा की मौत का इल्जाम भी मैंने तुझ पर ही लगाया, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, समय के साथ सब ठीक हो गया। आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मेरे लिए इतना काफी है। अब सेजल और मयूरी का रिश्ता अच्छा हो जाता है। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में सेजल की डिलीवरी का टाइम आ जाता है, जिसके बाद सेजल एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है। अब मयूरी अपने पोते का ख्याल रखती है और सेजल प्याज के पराठे बेचती है। धीरे धीरे सेजल एक प्याज के पराठे के ठेले से एक ढाबे पर आ जाती है, जिसके बाद अब सेजल और सेजल का बेटा और उसकी सास मयूरी खुशहाली से अपनी जिंदगी जीते हैं। बड़े ही साधारण तौर से पल्लवी और सुनील की शादी हो जाती है और पल्लवी हरिगोविंद के घर की बहू बनकर आ जाती है। पल्लवी बहू, इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करो। जी माँ जी। बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो। नेहा, भाभी को कमरे में छोड़ाओ। चलिए भाभी। हरि गोविंद के परिवार की माली हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। घर चलाने की जिम्मेदारी सुनील के कंधे पर थी। सुनील बहुत ही सीधा था, वो एक सफाई कर्मचारी था। सुनील, जा बेटा, बहू कमरे में अकेली होगी। जी माँ। कमरे में आकर सुनील पल्लवी से कहता है, पल्लवी, मेरा घर ज्यादा बड़ा तो नहीं है और ना ही मैं अमीर हूँ। तुमसे मेरी पहचान छुपी हुई नहीं है। तुम तो जानती हो मैं एक सफाई कर्मचारी हूँ। रोजी रोटी कमाने के लिए सड़कों पर झाड़ू लगाता हूँ। मगर तुम्हारे मन में किसी भी तरह की कोई बात हो तो बेझिझक मुझे बता देना। सुनील जी, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं पढ़ लिख कर एसडीएम बनूं। पल्लवी, आज से तुम्हारा एसडीएम बनने का सपना तुम्हारा अकेले का नहीं बल्कि मेरा भी है। चाहे मुझे दिन रात भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं तुम्हारा एसडीएम बनने का सपना जरूर पूरा करूंगा। अगली सुबह सुनील पल्लवी के एसडीएम बनने की बात को अपने माता पिता को बताता है। माँ, पिताजी, पल्लवी आगे पढ़ना चाहती है। मगर सुनील बेटा, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं उसमें हमारा पेट पल रहा है, वही बड़ी बात है। ऐसे में बहू को आगे पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तू ठहर बेटा, मैं अभी आई। ये कहकर गायत्री घर में रखे गहने सुनील को दे देती है। सुनील बेटा, इन गहनों को बेचकर बहू की आगे की पढ़ाई की फीस भर दे। मगर माँ, ये गहने तो मैंने छोटी की शादी के लिए बनाए थे। भैया, मेरी शादी के लिए गहने तो फिर बन जाएंगे, मगर भाभी का एसडीएम बनने का सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। इस तरह पूरे ससुराल वाले पल्लवी का दाखिला कराते हैं। अब पल्लवी बस पढ़ाई करती और घर के सभी काम उसकी गरीब सास और ननद करते, तो वहीं सुनील भरी गर्मी में सड़कों पर झाड़ू लगाता। माँ, मैं सोच रही हूँ घर के काम खत्म होने के बाद मैं घर में ही कपड़े सिल लूं। सुनील भैया अकेले दिन रात मेहनत कर रहे हैं और भाभी को पढ़ाने के साथ हमारा भी पेट पाल रहे हैं। इतना सब वो अकेले कैसे करेंगे? ठीक है नेहा बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे। अगले ही दिन से नेहा लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर देती है। वहीं सुनील भी खूब मेहनत करता है। वो दोपहर के बाद कभी अनाज की बोरी ढोता तो कभी मलबा। अरे सुनील बेटा, आ गया तू। मगर ये तेरे हाथ पैर कैसे छिले हुए हैं? पिताजी, वो आज सड़क की सफाई के बाद मैंने कुछ घंटे मलबा ढोने का काम किया था, वहीं थोड़ा सा लग गया। छोटी, जरा पानी ले आना। लाई भैया। जैसे ही नेहा सुनील को पानी देती है तो सुनील की नजर अपनी बहन के हाथों में लगे जख्मों पर चली जाती है।
अरे नेहा, ये तेरे हाथों में इतने जख्म कैसे लग गया? इतने में पल्लवी आंखों में आंसू लिए वहां आकर सुनील से कहती है, नेहा के हाथों में जख्म मेरी वजह से है। वह दिन रात कपड़े सिल रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। मेरी वजह से आप सभी को कितना कुछ करना पड़ रहा है, कितना कुछ सहना पड़ रहा है। कहीं अगर मेरा एसडीएम बनने का सपना पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा? तेरा एसडीएम बनने का सपना सच जरूर होगा बहू, क्योंकि तेरे गरीब ससुराल वालों को तुझ पर बहुत भरोसा है। हाँ पल्लवी, तुम्हें अपना सपना पूरा करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें एसडीएम बनते हुए देखना चाहता हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते गए। हरिगोविंद और उनका गरीब परिवार हर रोज कभी दाल रोटी, कभी प्याज रोटी खाकर पैसे बचाते और उससे अपनी बहू पल्लवी की पढ़ाई पर लगाते। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और आखिरकार कुछ साल बाद पल्लवी एसडीएम बन जाती है। माँ जी, बाबूजी, सुनील, मैं एसडीएम बन गई। उस पल गरीब ससुराल वालों की आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे थे। क्या सचमुच बहू तू एसडीएम बन गई? अरे भाई मुंह मीठा करो। अब सब ठीक हो जाएगा भाग्यवान। बहू के एसडीएम बन जाने के बाद उन गरीब ससुराल वालों को यही लगता है कि उनके दुख के दिन दूर हो गए, मगर किसी ने कहां सोचा था कि अब जो होने वाला था वह रिश्तों की नींव तोड़कर रख देगा। एसडीएम बनने के बाद पल्लवी का पहनावा, ओढ़ावा और उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगा, जिससे पल्लवी अब पहले जैसी नहीं रही। उसके अंदर घमंड आ चुका था। एक दिन पल्लवी को मालिनी ने पार्टी में बुलाया। वेलकम वेलकम एसडीएम साहिबा, तुम्हारे पार्टी में आ जाने से हमारी पार्टी की तो शान बढ़ गई है, मगर तुम्हारे ससुराल वाले नहीं आए। वैसे अच्छा ही किया जो उन्हें नहीं लाई। वैसे भी उन जैसे गरीब लोगों को ऐसी हाई क्लास पार्टी हजम नहीं होती। वैसे पल्लवी, सुना है तुम्हारा पति एक मामूली सफाई कर्मचारी है और तुम एसडीएम हो। एसडीएम? हाउ एम्बैरेसिंग। मेरी मानो तो तुम छोड़ दो उसे। पल्लवी पूरी तरह लावण्या की बातों में आ जाती है और मन में कहती है, लावण्या बिल्कुल ठीक कह रही है। अब मेरे पास पैसा है, पावर है और पोजीशन भी है, और मैं एसडीएम हूँ। मुझे एक से बढ़कर एक लड़के मिल जाएंगे। कुछ दिनों में एसडीएम पल्लवी का अफेयर अफसर संदीप सहगल से हो जाता है और वो अपने भोले भाले ससुराल वालों को धोखा देकर बिना देरी किए उससे शादी करके घर आती है। इस धोखे के बाद सुनील और उसके गरीब परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पल्लवी कौन है ये? वैसे सूट बूट पहना हुआ देखकर मुझे तुम गरीबों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितने अमीर हैं। बस इतना जान लो, ये मेरे पति हैं, एसडीएम पल्लवी के पति। बहू ये क्या बोल रही है तू? मेरे बेटे को धोखा तू नहीं दे सकती। अरे मेरे बेटे ने तेरे एसडीएम बनने के सपने को पूरा करने के लिए क्या नहीं किया, और तू ये सिला दे रही है उसे। ओह गॉड डार्लिंग, तुम्हारे गरीब ससुराल वाले कितने ड्रामेस्टिक हैं। अपनी पत्नी से धोखा खाकर सुनील रोते हुए कहता है, नहीं, क्यों पल्लवी, क्यों? आखिर तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिस एसडीएम बनने के घमंड में तुमने मेरे और मेरे परिवार के इज्जत के बारे में नहीं सोचा, मैं भी तुम्हें सिर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर घमंडी पल्लवी अपने एसडीएम होने की धौंस झाड़ते हुए सुनील को थप्पड़ मारकर उसे दूर धक्का देकर कहती है, तू 2 कौड़ी का गया गुजरा गरीब सफाई कर्मचारी, सड़क साफ करने वाला, तेरी इतनी औकात जो तू मुझे धमकी देता है। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि एसडीएम की पावर क्या होती है। मैंने भी तुम गरीब ससुराल वालों से सड़कों पर भीख ना मंगवाई ना, तो मैं भी एसडीएम पल्लवी नहीं। पल्लवी अपने एसडीएम के पद पर होने का फायदा उठाकर सीधे साधे सुनील और गरीब परिवार वालों पर झूठे आरोप दर्ज करके उनसे उनका घर बार छीन लेती है, जिसके बाद सुनील और उसके परिवार वाले भूखे प्यासे सड़क पर भटकते हैं। वहीं पल्लवी अपने नए पति संदीप के साथ ऐश भरी जिंदगी जीती है। जिस बहू को सपने को पूरा करने के लिए हम गरीब ससुराल वालों ने इतना संघर्ष किया, नमक रोटी खाकर गुजारा किया, उस बहू ने एसडीएम बनते ही हम सबको धोखा दिया और हमें ही घर से निकाल दिया। सारी गलती मेरी है पिताजी, मैं आप लोगों का कसूरवार हूँ। मेरे कारण आप लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। एसडीएम बहू के दिए धोखे के बाद हालात उन गरीब ससुराल वालों को इस कदर लाचार कर देती है कि उन्हें कई दिनों तक फुटपाथ पर रहना पड़ता है, जिसके बाद वह सभी कड़ी धूप और गरीबी में मलबा ढोकर रोजी रोटी कमाते और आधा पेट काट कर सड़क पर ही सो जाते। मगर कहते हैं ना, वक्त कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। और ऐसा ही पल्लवी के साथ हुआ जब संदीप ने उसे धोखा दिया और पल्लवी को छोड़कर दूसरी शादी कर ली। संदीप,
तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरे मैंने तुम्हारे लिए अपने गरीब ससुराल वालों, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़ दिया, और तुम मुझे छोड़ रहे हो। हाँ, क्योंकि तुम इसी लायक हो। तुमने भी तो अपने सीधे साधे गरीब ससुराल वालों को ऐसे ही धोखा दिया था, जिन्होंने दुख दर्द उठाकर तुम्हें एसडीएम बनाया। फिर जब तुम उनकी नहीं हो सकी तो मेरी क्या होगी। अपने साथ धोखा होने के बाद पल्लवी अपने ससुराल वालों को ढूंढती हुई, आंसू भरी आंखों लिए सड़कों पर भटकती हुई कई दिनों बाद उन्हें सड़कों पर देखकर उनके पैरों में आ गिरती है। माँ जी, बाबूजी, सुनील, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया। शायद उसी का फल मुझे मिला कि जो धोखा मैंने आप सबके साथ किया, वैसा धोखा मैंने संदीप से खाया। आज मुझे समझ में आ गया है कि जब कोई अपना धोखा देता है तो कैसा लगता है। माफ करना एसडीएम साहिबा, मगर मैं या मेरा परिवार तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। चली जाओ यहाँ से। माँ जी, आप तो एक औरत है, मेरा दर्द समझ सकती है, मुझे माफ कर दीजिए। एक औरत होने के नाते शायद मैं तुझे माफ कर देती बहू, मगर एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे के उन आंसुओं को कैसे भुला दूं जो तूने उसे दिया है। चली जा यहाँ से। आखिरकार पल्लवी को अपने ससुराल वालों के दिए गए धोखे के बदले में सारी जिंदगी अकेला रहना पड़ता है, जिसके कुछ वक्त बाद वह एसडीएम के पद से इस्तीफा दे देती है। वहीं सुनील अपने गरीब परिवार वालों को लेकर दूर चला जाता है और पल्लवी के हिस्से में आता है तो बस सारी जिंदगी का अकेलापन। आखिर वह कामयाबी किस काम की जिसे पाकर भी आप अकेले हो और जिसकी बुनियाद ही धोखेबाजी हो।